वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा देखिए, आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया था, जो आधा हो चुका है ना, उसको आज हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मैन मेड एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है, एक तो एनवायरनमेंट है नेचुरल और एक ही मैन मेड। देखिए, मैन मेड में क्या होता है, ह्यूमंस हैव लर्न टू एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। The man-made environment has three chief characteristics. It includes man-made structures like buildings, roads, dams, bridges, gardens, agricultural fields, canals, etc. It does not have any living components. It exists in the backdrop of the physical environment. For example, if one wishes to build a house, one first needs a plot of land. Such activities pose a great threat to the environment. तो कह रहे हैं मैन मेड एनवायरनमेंट जो है वो जाहिर है मैन मेड है, यानी इंसान ने उसको बनाया है ना। इंसान ने बनाया है और इंसान ने यानी ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के लिए एक्सप्लॉइट किया है, यानी इस्तेमाल किया है, ठीक है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही वो उसको इस्तेमाल करता रहा। और मैनमेड एनवायरनमेंट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बता रखी हैं, यानी तीन खासियत बता रखी हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैनमेड एनवायरनमेंट के अंदर बिल्डिंग्स आती हैं, रोड्स आते हैं, डैम्स है ना, डैम्स बोलते हैं बांध, ब्रिजेस वगैरह आते हैं, गार्डन्स आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स आते हैं, कैनाल्स आते हैं। ये सब चीज़ें जो है मैनमेड एनवायरनमेंट में आती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैनमेड हैं, यानी इंसान ने बनाई है। कह रहे हैं मैनमेड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं आता। लिविंग कंपोनेंट जो है वो कोई भी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जो भी है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये है, यानी थर्ड खूबी जो है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी, वो ये है कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट के बैकड्रॉप में है। यानी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट का इसकी वजह से एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि सपोज कि किसी इंसान को अपना एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए उसको सबसे पहले एक ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए उसको। तो उस टुकड़े के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पर पेड़ हो तो हमें वो पेड़ काटने पड़ेंगे, हो सकता है वहाँ पर खेती बाड़ी अगर हो रही हो तो वो हमें वहाँ से उसको साफ़ करना पड़ेगा ताकि वहाँ घर बनाया जा सके, ठीक है। तो इसी तरह ये कह सकते हैं कि अगर ये एक घर बनाने की जो एक उसकी ख्वाहिश है वो एनवायरनमेंट के लिए एक ख़तरा भी हो सकती है, क्योंकि उसको आगे जा कर के नहीं पता कि इसके क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। अब हमें क्या है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो उसकी क्या ज़रूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, या एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है इसमें। एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। द एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो उनका हमारे ज़िंदगी पर, हमारी एक्टिविटीज़ पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ठीक है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट मीन्स कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो हमारी लाइफ भी जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, और अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो कह रहे हैं कि इट नीड्स टू प्रोटेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, और इसको हमें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस लिए, वो अब रीजंस ये हमें आगे बताएंगे। देखिए फर्स्ट रीज़न क्या है इसको प्रोटेक्ट करने का, रिसोर्सेज फॉर लिविंग। आवर एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर लिविंग सच एज एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हैबिटेट्स एंड द लाइफ। अब ये कह रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमें ज़रिए देता है ज़िंदगी के, यानी ज़िंदगी जीने के लिए हमें रिसोर्सेज देता है, हमें संसाधन देता है, जैसे कि एयर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हैबिटेट्स बोलते हैं रहने की जगह को, है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, शेल्टर को, एंड द लाइक। कह रहे हैं कि इसी तरीके की वो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देता है, ठीक है, इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। देयर इज कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द अबव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दिस इज स्पेशली ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं कि ऊपर जो उन्होंने पॉइंट्स हमें बताए हैं, यानी एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट, हैबिटेट, ये सब जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो है कंटिन्यूअस और कॉन्स्टेंट एक इंटरेक्शन रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो सभी फैक्टर्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अब एनर्जी फ्लो होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें सन से मिलती है ना। सन जो है वो सिर्फ अकेला एक स्रोत है जो हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी जो है वो क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय अस थ्रू द फूड दैट वी ईट, द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक।
तो कह रहे हैं इस जो एनर्जी का पार्ट है वो हम इनटेक कर लेते हैं, अपनी बॉडी में ले लेते हैं। किसके ज़रिए लेते हैं? जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसेस। इफ़ वी कीनली ऑब्जर्व आवर एनवायरनमेंट वी वुड नोटिस मैनी प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली। तो कह रहे हैं अगर हम बहुत ध्यान से अपने एनवायरनमेंट को देखें तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास आसपास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं। Some of these processes are formation of soil and photosynthesis through which plants give us oxygen in the presence in the atmosphere in the presence of sunlight। अभी कह रहे हैं कि उसमें से कुछ प्रोसेसेस कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का बनना है, और फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसके थ्रू जो है प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो भी सनलाइट मौजूद होती है उस सनलाइट का इस्तेमाल करके वो अपना खाना बनाते हैं। द वेरी ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ फ्रेश वाटर ऑल्सो कम्स आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं और वो ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर जिसको हम पीते हैं, ये सभी इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारे पास आते हैं। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट को अपने बचाना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये चीज़ें हमें अवेलेबल हो सके, नहीं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद अगली हेडिंग है डिफरेंशियल हीटिंग। While being inclined on its axis and going around the sun, various parts of Earth receive different amount of sunshine. This differential heating, together with seasons, contribute to varied climates. This support different plants and animals and lead to movement of air or winds. All of the above conditions favor life on Earth. तो अभी कह रहे हैं कि इंक्लाइन बोलते हैं झुका हुआ होना, है ना, यानी जो ज़मीन है वो हल्की सी झुकी हुई, टिल्ट है हल्की सी। तो कह रहे हैं वो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है और वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो सूरज की चारों तरफ उसको चक्कर लगाना है तो उससे क्या है, हमारी ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर डिफरेंट अमाउंट में सनशाइन पहुंचती है ना, यानी सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम जो हीट पहुँच रही है, तो इसी से क्या बनते हैं, इसे सीजन्स बनते हैं। और फिर यही चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें आगे जा करके क्लाइमेट्स को बना देती हैं। और यही क्लाइमेट जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं किसको, डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट एनिमल्स को। और बहुत सारे मूवमेंट जो है एयर की और विंड की, वो भी इसी के थ्रू सपोर्ट की जाती है। और ये तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ को अर्थ पर पॉसिबल बनाती हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, यानी सपोज कि हमारे पास ऑक्सीजन ना हो या हमारे पास फ्रेश वाटर ना हो, तो हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं होगी। अर्थ पर हम रह पा रहे हैं, इसका एक मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है जो एक इंसान की ज़िंदगी के लिए या फिर कुछ प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसान की ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो यहाँ पर हमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब रीजंस की वजह से ही हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी। कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हमें पूरे तौर पर क्यों पढ़ना चाहिए, यानी आपने पढ़ा होगा लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो इसको हम पूरी टोटलिटी में क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसकी पढ़ने की। देखते हैं ज़रा क्या ज़रूरत है। The totality of our environment includes all the elements of our natural environment divided into physical and biological components and also the man-made environment which exists in the backdrop of the natural environment। कह रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट की जो टोटलिटी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है, जो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ मैन-मेड एनवायरनमेंट भी इसके अंदर ही आ जाता है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के बैकड्रॉप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, सम ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी आर। कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को उसकी टोटलिटी में पढ़ने के या स्टडी करने के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फ़ायदे हैं। वो क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका, वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि हम समझ सकते हैं इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट पर किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, यानी कैसा असर डाल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द वेज इन विच वेरियस फोर्सेस एंड प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अर्थ। और इसके अलावा ये हमें मदद करता है ये समझने के लिए कि किस तरह कुदरत और जो डाइवर्सिटी है वो, यानी जो चेंजेस हैं वो कैसे कैसे जो है प्रोसेसेस और फोर्सेस लग रही हैं अर्थ पर, और कैसे कैसे अर्थ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे अर्थ जो है वो ऑपरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है इसका, when we study certain parts of the earth we can establish interrelationships but only when we have grasped the totality of the environment। कह रहे हैं कि जब भी हम स्टडी करते हैं अर्थ के सर्टेन पार्ट्स को, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे इंटररिलेटेड है आपस में। लेकिन हम उनको तभी समझ पाएंगे जब हमने उनको टोटलिटी में जान रखा होगा। तो इसलिए पहले हमें उन्हें टोटलिटी में जानना ज़रूरी है, उसके बाद जाकर के हम उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका द ऑरिजिन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ द लैंड लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा कैन बी इंटेलिजेंटली स्टडीड ओनली व्हेन वी हैव अ टोटल व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप कह रहे हैं कि हमारे जो अर्थ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, अर्थ के बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि कहीं पर क्या है माउंटेन्स हैं अर्थ पर, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं। तो इन सबको हम बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं जब हमने पूरे एनवायरनमेंट को टोटलिटी में देख रखा हो, यानी पूरा ऊपर से एक ओवरव्यू ले रखा हो, उसके बाद हम थोड़ा गहराई में जाते रहें, ठीक है ना। इट इज़ दस क्लियर दैट फॉर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप नीड टू लिव इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं कि इसलिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है बात कि अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को, तभी जो है मैन जो है एनवायरनमेंट में हार्मनी यानी खुशी के साथ रह सकता है, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। जब तक वो नहीं जानेगा तो उसको समझ में भी नहीं आएंगी सारी बात, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। देखिए सर इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस में फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले में देखिए पार्ट ए के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन तो कट कर दीजिए इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, पेज 74 पर आ जाइए। पेज 74 में फिजिकल एनवायरनमेंट की हेडिंग है यहाँ पर, तो ये आपको हेडिंग डाल करके पूरा लिखना है यहाँ से, इट इंक्लूड्स से और ये पूरा अर्थक्वेक्स एटसेट्रा तक, ठीक है। ये हो गया आपका ए का सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, इसका आंसर देखिए पेज 75 पर आ जाइए। देखिए बेटा यहाँ पर है थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर, तो यहाँ से लिखेंगे आप द टर्म हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। स्मॉल आंसर लिखना है आपको क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हैं, ठीक है ना, तो छोटे छोटे आंसर से लिखना है। ये हो गया आपका A3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपका क्विज के अंदर क्या है, नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो आपके चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर है 2 कंपोनेंट्स है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नेम 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर बेटा नेचुरल ऐड कर लीजिएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, एरो बनाकर नेचुरल लिख लीजिएगा। तो 2 तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड है नेम 2 टाइप्स ऑफ स्फीयर्स और डोमेन्स। आपको 4 टाइप के स्फीयर्स और डोमेन्स बता रखे हैं, तो कोई से भी 2 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। आप एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं और इसके अलावा एक और रहता है बायोस्फीयर, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई से भी 2 लिखने तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए बेटा इसके अंदर जो ए पार्ट है इसमें MCQs दे रखे हैं, क्या है ज़रा देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्लैंक इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो अभी पढ़ा था हमने पीछे कि द सन है ना, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो सन पर आप टिक लगा देंगे और यहाँ पर फिल भी कर लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्रोवाइडर्स फूड, मिनरल ऑयल एंड गैस एंड आर यूज फॉर नेविगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कह रहे हैं कि वो हमें खाना भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं, मिनरल ऑयल भी देते हैं, गैस भी देते हैं और नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो ओशंस हैं। ओशंस पर टिक लगेगा यहाँ पर, फिर इसको फिल भी कर लिएगा। उसके बाद थर्ड है द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक पार्ट्स। तो आपकी जो अर्थ क्रस्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नॉन एज द, कह रहे हैं वो पतली सी ब्लैंकेट यानी पतला सा एक कंबल एयर का जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर पर टिक कर लीजिएगा और यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ की कितनी मतलब कितना परसेंट जो है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फोर्थ ऑप्शन है 71%, तो इस पर आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलअप्स। फिलअप्स के अंदर आपको क्या करना है, देखिए ज़रा फिल, यहाँ पर वर्ड्स नहीं दे रखे हैं ना, इसको उन्हें फिल कर दिया है चैप्टर में से उनको। फर्स्ट देखिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन, ये भी पढ़ा था हमने ऊपर, है ना। उसके बाद सेकंड है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड है लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स। फोर्थ देखिए द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। उसके बाद फिफ्थ देखिए आर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो ये आपका हो गया यहाँ तक का
पूरे 5 पॉइंट्स हो गए आपके। यहाँ सारे वर्ड मैंने फिल कर दिए हैं, ध्यान से लिखिएगा स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सी के अंदर आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, आपको यानी मैचिंग करनी है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं ताकि खिचड़ी ना बने बिल्कुल भी। फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को आप मैच करिएगा फोर्थ वाले से, द एक्सपेंस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 नंबर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर है द वाटर एनवेलपिंग द अर्थ। उसके बाद है बायोस्फेयर, तो बायोस्फेयर का है आपका द इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। उसके बाद फोर्थ है लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर के अंदर आपको क्या लिखना है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो ये आपके 4 मैचिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन डी पर आ जाइए, तो क्वेश्चन डी है आपका व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, पेज 76 पर आइए इसका आंसर देखने के लिए। देखिए बेटा यहाँ पर हेडिंग बनी हुई है 11.3 में बायोडाइवर्सिटी, तो आप स्टार्ट करेंगे अ ग्रेट वेराइटी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप इसको, और बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन कट कर दिए, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की मेन फंक्शंस क्या है उसको देखने के लिए आइए पेज 75 पर। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना A B C D E तक, तो आप इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। किस तरह लिखेंगे, A पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर, आप एक C पॉइंट लिख लीजिएगा, टिक लगा लीजिए इस पर, एक D पॉइंट लिख लीजिए और एक E पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। B वाला थोड़ा लेंथी, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपको हो गया D का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या काम करता है, वो क्या ज़रूरत है एटमॉस्फेयर की हमें। अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो है अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है, अदरवाइज वहाँ यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नॉन एज बायोस्फीयर, स्टेट इट्स वन स्पेशल फीचर। बायोस्फीयर क्या है और उसका एक स्पेशल फीचर क्या है आपको बताना है। तो इसके लिए आ जाइए पेज 76 पर। देखिए बेटा ये वाला आंसर आपका 2 पार्ट्स में है, तो इसके अंदर आप स्टार्ट करेंगे ऐसे द बायोस्फीयर से, है ना। द बायोस्फीयर इज अ जोन वेयर द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट। तो एक तो यहाँ ये लिखेंगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उसका स्पेशल फीचर क्या है ना, तो वो आप यहाँ से देखेंगे। इट्स स्पेशल फीचर इज दैट इट इन्वॉल्व्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू फंक्शन एज अ बैलेंस्ड सिस्टम। तो ये पूरा आपका D4 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड यू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, अभी पढ़ा था हमने ये, है ना। देखिए जरा पेज 76 पर, इसको स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से। एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर फॉलोइंग रीजंस तक लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद अब आगे 2 या 3 पॉइंट्स हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए रिसोर्सेज फॉर लिविंग, तो यहाँ पर है आर एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर लिविंग सच एज एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हैबिटेट्स एंड द लाइक। एक तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप, एक एनर्जी फ्लो वाला पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंस हैं, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो ये सभी ज़रूरी यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन मैंने आपको कोई 2 ही पॉइंट्स लिखवाएं, ठीक है ना। ये सभी इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आएगा पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर आपको क्या करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब दोज आइडियल कंडीशंस दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो कह रहे हैं कि वो कंडीशन डिस्क्राइब कीजिए जिसके थ्रू हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल हो सकी है, ठीक है। तो देखिए क्या कंडीशंस है ये। देखिए बेटा इसका आंसर प्रॉपर मुझे लेसन में नहीं मिला, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, द अर्थ इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, इट इज केप्ट वार्म बाय एन insulating atmosphere and it has a right chemical ingredients for life including water and carbon। तो इसका आंसर आप ये लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ई का सेकंड पार्ट। ई का सेकंड पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, यानी क्या समझते हैं आप इससे, ये पूछ रहे हो आपसे। पेज 77 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर है 11.5 के अंदर आ जाइए। फर्स्ट लाइन द टोटलिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, यहाँ तक लिखेंगे इसको। ये हो गया आपका ई का सेकंड, ठीक है। ध्यान से निशान लगाइएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है
एक्सप्लेन द यूजफुल फंक्शंस ऑफ ओशंस, ओशन के यूजफुल फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पेज 75 पर आ जाइए इसके फंक्शंस देखने के लिए। तो इसको आप यहाँ से लिखेंगे, ओशंस परफॉर्म द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शंस, और ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। नेविगेशन तक इसका आंसर है, ये ई का थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। E4 है आपका, एक्सप्लेन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज नेवर सेल्फ कंटेन्ड और क्लोज्ड, जस्टिफाई। कह रहे हैं एक्सप्लेन करना है इकोसिस्टम क्या है, और इकोसिस्टम जो है वो कभी भी सेल्फ कंटेन्ड और क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है, यानी वो कंटिन्यूस चलता रहता है। देखिए ज़रा पेज 76 पर आ जाइए। बेटा देखिए 11.2 के अंदर लिखी हुई हेडिंग है इकोसिस्टम्स, तो इसको आप स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम से। इकोलॉजिकल सिस्टम से लेकर के आप लिखेंगे, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन, यहाँ तक लिखेंगे। एक पॉइंट का आंसर तो ये हो गया। उसके बाद एक स्टेटमेंट उन्होंने दे रखी है, उसका आंसर है नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ लिखा हुआ है एन इकोसिस्टम इज नेवर सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा और लिखेंगे अर्थ एज अ होल। ये हो गया आपका E4, 2 पार्ट्स में इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। बेटा इसको आप जो है कट कर दीजिए क्योंकि ये आ चुके हैं पहले। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। जितना भी मैंने आपको बेटा काम करवाया बहुत ध्यान से करिएगा कॉपी में काम, बाकायदा हेडिंग्स डालिएगा क्वेश्चंस की। जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसकी हेडिंग डालिएगा, E, B जो भी पार्ट्स हमने करे हैं, और से बुक वर्क वो भी बहुत ध्यान से कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।